मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेसन नंबर 3 पर मूव करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों रेस्ट एंड मोशन, इसको डिफाइन करना होता। एक तो गलती ये नहीं समझें कि रेस्ट का मतलब रुकना होता, मोशन का मतलब चलना होता, नहीं ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में, है ना। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एज टाइम पासेस, है ना। देयर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एज टाइम पासेस, कि टाइम अगर पास हो रहा है और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कहेंगे। और इसका ठीक उल्टा मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लिखा देयर इज़ नो चेंज, तो आप लिखेंगे इफ़ देयर इज़ ए चेंज इन द पोजीशन, बाकी सब कुछ वही है तो वो मोशन होगा। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं कि एक बस है, इस बस में 2 पर्सन ए और बी बैठे हुए हैं। बस इस डायरेक्शन मूव कर रही है, एक पर्सन सी बाहर खड़ा हुआ है सड़क पर, ठीक है। जब ए बी को देखता है और या बी ए को देखता तो ए के रिस्पेक्ट में बी और बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ए के हिसाब से बी और बी के हिसाब से ए रेस्ट पर हैं। जबकि सी जब इन्हें देखता है तो ये भी यहाँ थे, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, सी कहेगा ये दोनों मोशन में है। तो सीखने की बात ये है कि जो ए और बी हैं वो रेस्ट पर भी हैं और मोशन में भी हैं। तो जब वो रेस्ट पर थे फिर वो मोशन में कैसे आए, और अगर वो मोशन में थे फिर रेस्ट पर कैसे आए। इसका मतलब जो एब्सोल्युटली रेस्ट है वो है ही नहीं कोई। ये जो टर्म है जैसे रेस्ट है, रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है, यानी किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। हम रेस्ट को जो डिफ़ाइन करेंगे वो किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे अर्थ पर हम लोग हैं, कहीं पर हम खड़े हुए हैं 4-5 लोग, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट पर हम रेस्ट में हैं, क्योंकि हमारी किसी की पोजीशन नहीं बदल रही है जब हम एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे प्लेनेट से कोई हमें देखे तो हम तो अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं और उसके हिसाब से हमारी पोजीशन में चेंज आ रहा तो हम मोशन में हैं। इसका मतलब जो हम लोग खड़े थे हमारे रिस्पेक्ट में, हम मोशन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे प्लेनेट पर हम जो कोई पर्सन खड़ा हुआ उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। इसका मतलब मोशन और रेस्ट को हमने प्लेन डिफाइन नहीं किया, किसी के रेस्पेक्ट में किया, इसलिए कहते हैं कि दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ऐसे बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि कई बच्चे समझते हैं जिसका साइज़ बहुत छोटा होता होगा, गलत। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ऑब्जेक्ट का साइज़, एक होता है डिस्टेंस जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और ध्यान रखो, देखो अगर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत कम है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और अगर मान लिया है ना साइज़ ज़्यादा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो वो बड़ा है। जैसे स्टार्स होते हैं, तो क्योंकि स्टार्स का साइज़ कईयों का अर्थ से भी बड़ा है, बट जहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यानी अर्थ से, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और साइज़ उसके रिस्पेक्ट में छोटा, तो वो पॉइंट दिख रहे हैं। अब वो स्टार जब अर्थ के क्लोज आने शुरू हो जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, तो क्या उनका साइज़ पहले से बड़ा हो गया? तो आंसर है नहीं, साइज़ तो वही था, बट जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम करते जाओगे, है ना, तो साइज़ की जो साइज़ है वो तो उतना का उतना ही है। तो साइज़ का जो रिलेटिव लेंथ हो गई कह दो या मेज़रमेंट हो गई, वो मेज़रमेंट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बढ़ने लग गया तो वो बड़ा दिखने लग गया। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता, 2 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट उसका साइज़ और डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ठीक है ना। ऐसी ओरिजिन की बात होती है। अगर हम पोजीशन डिस्टेंस के लिए ओरिजिन लेंगे तो जहाँ से हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप अपने घर से मेरे पास पढ़ने के लिए आए ट्यूशन, तो घर से आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे, घर आपका ओरिजिन हो गया। आप हरिद्वार से रुड़की जा रहे हैं मान लिया, तो हरिद्वार आपके लिए ओरिजिन हो गया, जहाँ से आपने चलना शुरू किया वो ओरिजिन हो गया। और ऐसे ही टाइम का ओरिजिन क्या होता कि जहाँ से आपने टाइम को मेज़र करना शुरू किया, 10 बजे आपकी ट्यूशन शुरू हुई, 11 बजे ख़त्म होगी, तो 10 क्या हो गया? 0 हो गया। इसको सीखने का एक बेनिफिट और है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर वो तो हम 11 में से 10 माइनस करके 1 घंटा तब भी निकाल लेंगे, इसमें कौन सा खास बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जो चीज़ें साइंस में सिखाई जाती हैं उनका मतलब होता है, जैसे हमने कहा एक मोशन स्टार्ट होता है 10 बजे और कंप्लीट होता है 2 बजे, टोटल टाइम 4 घंटे लग गए, ठीक है। तो हमने 10 को क्या किया? 0 मान लिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर 10 से हिसाब लगा लो, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे हो गए। दूसरे कहते हैं नहीं, आप ऐसे करो सर, 10 बजे को 0 मानो, क्योंकि मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस टाइम पर, तो 2 बजे तक हम काउंट करेंगे तो 4 घंटे आ जाएंगे। तो ठीक है, वो कहेंगे भी दोनों बातें एक, इतने बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि एक बच्चा कहता है कि दूसरे वाला जो लड़का है वो तो 9 बजे चला था, तो इसके रेस्पेक्ट में जो 9 बजे होगा वो -1 आवर होगा,
अब हमें डाउट होगा सर टाइम माइनस में कैसे आ गया, माइनस में नहीं होता टाइम, ये माइनस ये बताएगा कि ये टाइम जो है जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था उससे 1 घंटे पहले का टाइम है। तो अगर मैं प्लेन 4 घंटे बताऊंगा तो मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाऊंगा -1। और अगर मैंने डिफ़ाइन किया कि 10 AM को मैं 0 मान के चल रहा हूँ, आंसर तो तब भी 4 ही घंटे आया था, तो मैं 9 AM को -1 आवर लिख सकूँगा और माइनस का मीनिंग भी समझा पाएंगे। माइनस का मीनिंग होगा कि जिस समय हमने मोशन स्टार्ट किया था उससे 1 घंटे पहले की बात आप कर रहे हैं। और वैसे सोचे तो टाइम कभी माइनस होता नहीं है। एग्रीड? तो टाइम का ओरिजिन मीन्स कि जिस समय मोशन स्टार्ट हुआ ये टाइम का ओरिजिन हुआ, और डिस्टेंस का ओरिजिन मीन्स जहाँ से आपने मेज़रमेंट करना शुरू हुआ डिस्टेंस का। इस तरह से बच्चों 2-3 डेफिनेशन और आती है मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए किसी एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। जैसे ये है, एक इंसेक्ट एक वायर पर चल रहा है, तो ऑब्वियस अगर आपका वायर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो जो इंसेक्ट होगा उसके मोशन को हम कैसे बोलेंगे कि ये x = 1 पे था, फिर 2 पे चला गया, फिर 3 पे चला गया, 4 पे चला गया। केवल x कोऑर्डिनेट इसके मोशन को डिफ़ाइन कर पा रहा है। हम कहेंगे वायर y एक्सिस के अलॉन्ग होता तो केवल y कोऑर्डिनेट डिफ़ाइन करता, और अगर वायर z एक्सिस के अलॉन्ग होता तो केवल z। यानी अगर केवल एक कोऑर्डिनेट रिक्वायर है मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए तो 1 डायमेंशन मोशन है। और एग्जांपल आप समझते हैं ये मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ स्ट्रेट रोड। ऐसे 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पर मूव करता है। प्लेन का मतलब होता है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, अब आप नोटिस करो चला तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ही है, बट इसकी स्ट्रेट लाइन में आप नोटिस करो कि जब वो ए पर था तो एक्स एक्सिस पर 1, वाई पर 1 था। जब वो बी पर पहुंचा तो एक्स एक्सिस पर 4 हो गया, वाई पर 3 हो गया। यानी कि ये मूव तो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली इसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। देखो एक्स 1 से 4 हो गया, वाई 1 से 3 हुआ, है ना। तो इसका मतलब इसके मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिएंगे। हम क्या बोलेंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, देन है ना एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस फ्रॉम 1 to 3। तो इसके एग्जांपल में आगे मोशन ऑन अ फ्लोर, वॉल, बोर्ड, टेबल टॉप, सर्किल, बोर्ड जिस पर हम पढ़ाते हैं, जितने भी इस तरह के प्लेन होंगे। और ये प्लेन होते हैं एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इसी तरह से 3 डायमेंशन है। जैसे मैंने क्यूबिकल बॉडी बना रखी है, इसमें कोई गैस ले लिया मैंने, गैस है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप नोटिस करो ये रहे एक्स वाई जेड, 3 एक्सेस हैं। तो इसके मोशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो कैसा मोशन होगा, 3 डायमेंशनल। यानी व्हेनेवर ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको नाम करेंगे हम 3 डायमेंशनल मोशन। ये तो बात रही है बच्चों, है ना।